Welcome students once again. After a long time we are meeting at this virtual platform at the platform of Lal Classes Concept School app वीडियो सेक्शन। हम लोग वीडियो में लेक्चर्स बारी बारी से एक के बाद दूसरा दूसरा के बाद तीसरा पढ़ रहे थे ऐसे करके। इसी बीच हम लोग आपको बुक भी प्रोवाइड करवाए। अब लगभग लोगों के पास सबके पास साइंस का बुक अवेलेबल है। तो हमारा जो बैच सेक्शन बढ़ता है उसमें हम लोग साइंस के लिए आईसीएसई बुक को प्रीफर करते हैं। तो हमारा जो बैच बनता है वो 7 जो गर्ल्स ब्रांच है उसमें जो बैच बना उसमें 7 का आईसीएसई का फिजिक्स का बुक दिया गया है। और यहाँ जो बॉयज ब्रांच है उसमें 7 के जो है वो 2 बैच बनते हैं, जिसमें एक में 9 का बुक चला है आईसीएसई बोर्ड का और एक में 8 का बुक चला है आईसीएसई बोर्ड का। तो जो अभी तक जो वीडियोस बन रहे थे, क्योंकि वो उस समय तक अभी तक वो 7-8 के लिए जो बुक था वो आया नहीं था, बच्चों को दिया नहीं गया था। तो जो 9 का बुक था और 8 के लिए जो 10 का बुक था उसी से वीडियोस बन रहे थे। तो अभी जो कुछ दिन का वीडियो बनेगा 2-3 दिन का, वो आपके जो 7 क्लास और 8 क्लास यानी कि जो ओरिजिनल 7 आईसीएसई बोर्ड का जो बुक मिला है आपको, गर्ल्स ब्रांच में 7 का बुक मिला है और यहाँ बॉयज ब्रांच में जो लोअर बैच है उसमें 8 का बुक मिला है। तो उसमें जो चैप्टर हैं उसको थोड़ा सा मतलब हालांकि हम तो बताए हैं ओवरऑल, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई हैं जो उस चैप्टर में इंक्लूडेड है। मास है, डेंसिटी है ना, डेंसिटी को कैसे मेजर करता है, कोई बॉडी किसी दूसरे लिक्विड में फ्लोट करता है, जैसे आप देखते हैं कि प्लास्टिक का बोतल डालते हैं पानी में तो फ्लोट करता है, आइस पानी में फ्लोट करता है। तो ये सब चीज़ें भी उसमें इंक्लूडेड है। तो वो भी हम लोग पढ़ के आगे बढ़ेंगे, है ना। कि तो अभी तो ये 4-5 दिन का जो वीडियो बनेगा पहले ये उसी से बनेगा जो किताब 7 और 8 में आपको दी गई है। जो बुक प्रोवाइड कराया गया है ये 7 का बुक और ये 8 का, इन दोनों में। तो 7 में फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट में जो चाहिए, मेजरमेंट क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सब बातें हैं तो हम लोग सीख चुके हैं। जो उसमें बची हुई बातें हैं वो हम लोग सीखेंगे। और जो 8 क्लास का बुक है उसमें पहला चैप्टर मैटर है। तो मैटर हालांकि आप तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री में आपके पास लेक्चर पहुंच चुका होगा मैटर के लिए, लेकिन तब भी इस बुक में है तो हम भी बताएंगे उसको, है ना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसमें पहले हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में उसमें जो फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट है, इसमें सेकंड चैप्टर मेजरमेंट है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, तो एंड मेजरमेंट। तो हम इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, फिर आपको मैटर भी कर देंगे इसके बाद। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले जो है वो हम लोग लेंथ के बारे में पढ़ लिए हैं, मास टाइम के बारे में पढ़ लिए हैं कि उसका यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो चीजें हम लोग को पढ़नी है वो चीजें हम लोग देखते हैं कि तो इसमें सबसे पहला चीज जो हम पीछे नहीं पढ़े हैं वो उसमें जो इसमें इंक्लूडेड है उसमें सबसे पहला चीज है वॉल्यूम। सबसे पहला चीज है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ लें। और फिर अब उसी तरह से चलेगा। जो भी आपको जो है प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स, जो आप चैट का जो ज्यादा इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ने के कामों में लगाएं, दूसरे कामों में करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको छोड़ा गया है कि आप थोड़ा बातचीत भी करें, लेकिन आप पढ़ने में भी लगाएं। और वो चीजें जो नहीं समझ में आती हैं उनको भी आप चैट बॉक्स में आप डालें, तो हम लोग करेंगे उसको। तो सबसे पहले यहां हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जब वॉल्यूम की हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम में 2 चीज हम लोग करते हैं। एक रेगुलर शेप का बॉडी होता है, रेगुलर शेप बॉडी, और दूसरा होता है इरेगुलर शेप। जैसे अगर मान लीजिए कि रेगुलर शेप का बॉडी अगर हम बताना चाहें
तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं क्यूब या क्यूबॉइड, फिर हो गया क्यूब, फिर स्फीयर, सिलेंडर। तो ये सब चीजें जो है रेगुलर शेप के बॉडी में आते हैं। और इरेगुलर, जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई बॉडी है जिसका कि कोई शेप ही ना हो। जैसे मान लीजिए कि आप ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं और ईंटा का टुकड़ा होता है, ईंट जो अगर पूरा अगर हम ले तो उसका तो शेप क्यूबॉइड के जैसा होता है, लेकिन अगर उसका कोई टुकड़ा तो जिसको हम ढेला कहते हैं, तो ढेला का अगर वॉल्यूम बोला जाए तो उसको हम वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, तो वो इरेगुलर बॉडी में आया। उसके लिए हमारे पास कोई टूल्स नहीं है। जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं। क्यूब का जानता है कि सारा साइड बराबर होता है, तो सारा साइड अगर ए है या एल है तो सारा साइड ए इंटू ए इंटू ए, यही क्यूब भी एक एग्जांपल होगा क्यूबॉइड का। क्यूब इज अ स्पेशल क्यूबॉइड, होल साइड्स आर इक्वल, तो सारा साइड अगर इक्वल है तो ए क्यूब हो जाएगा, है ना। स्फीयर का हम लोग जानते हैं वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर जहां स्फीयर का रेडियस होता है ना, स्फीयर का जो रेडियस होता है वो आर होता है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच। एक वॉल्यूम पाई, हम लोग वॉल्यूम का एक ऑल्सो रेगुलर शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया इंटू थिकनेस या एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ये भी फॉर्मूला चलता है। जैसे ये पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, जैसे ये सिलेंडर है तो ये पाई आर स्क्वायर इस सर्कल का एरिया हो गया, और ये हाइट, तो एरिया इंटू हाइट कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है। तो ये भी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रेगुलर शेप के बॉडीज हैं जिसका कि फॉर्मूला हम लोग को पता है, मैथ में हम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इरेगुलर शेप का जो अगर, तो इसका भी वॉल्यूम हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है घर में ही हैं जिसमें कि हम इरेगुलर शेप का बॉडी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब आता है बात कि कैसे इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम हम कैसे इस्तेमाल निकालेंगे। तो इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। हमारे पास सब घर में अगर आप घर के कुछ काम करते हैं तो हम लोग घर में कुछ लिक्विड्स खरीद के लाते हैं बाजार से। कुछ लिक्विड्स में जैसे पेट्रोल खरीदते हैं, जैसे ऑयल खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं। तो अगर हम 1 लीटर दूध खरीदते हैं जाके डेयरी से, तो वो दूध 1 लीटर नाप के देता है ना। कैसे दे देता है? वो दूध तो नाप के देता है, तो नाप के देता है दूध, तो दूध क्या चीज से नाप के देता है? तो एक वेसल जैसा उसके पास होता है ना, तो उसको हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। मेजरिंग सिलेंडर होता है, या कहीं कहीं पे इसी को हम बीकर कहते हैं, मेजरिंग बीकर। तो मेजरिंग सिलेंडर या बीकर का इस्तेमाल करके हम लोग यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, यानी इनका इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने में। लेकिन आप सिंपली इन्हीं का इस्तेमाल करके इरेगुलर शेप के बॉडी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। may also be used for the measurement of volume of irregular solid। यानी कोई इरेगुलर सॉलिड है, जैसे हम लोग यहां पे ग्राउंड पे खेल रहे हैं और वहां एक ढेला पड़ा हुआ हो, तो ढेला पड़ा हुआ हो और उसका वॉल्यूम मेजर करना चाहते हो, तो उसका वॉल्यूम मेजर करना चाहते हो तो सिंपली हम कैसे मेजर करेंगे? तो सिंपली उसका मेजरमेंट हम इस मेजरिंग सिलेंडर के मदद से कर लेंगे। तो मेजरिंग सिलेंडर की मदद से कैसे कर लेंगे?
तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई मेजरिंग सिलेंडर है हमारा, तो ये कोई मेजरिंग सिलेंडर है, तो ये मेजरिंग सिलेंडर है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर 0, यहां पर 10 ml, यहां पर 20 ml, इस तरह से लिखा हुआ है 30 ml, बीच में 10-10 भाग में भी बांटा हुआ है, ऐसे 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 10-10 भाग में बटा हुआ है, ये 40 ml, ये 50 ml, ऐसे इस तरह से करके 1 लीटर का है, मान लीजिए 1000 ml है तक का है। अब मान लीजिए कि आप इससे इरेगुलर शेप का वॉल्यूम आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड। वेरी सिंपल बात, इरेगुलर सॉलिड का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो बस आपको करना क्या है कि इसको पूरा लिक्विड भर देना है। इसमें ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए वाटर ही हम सिंपली वाटर भर देते हैं, वाटर भर देते हैं। तो अभी ये वॉल्यूम हम नोट कर लेते हैं, V1 इक्वल टू 40 मिलीलीटर विदाउट। अब जो भी चीज का वॉल्यूम हम मेजर करना चाहते हैं, मान लीजिए ये एक स्टोन है, इरेगुलर शेप का है, इसका हम वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं, इसको हम इसमें डिप कर देंगे। अब ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरी तरह से डीप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा तरह से डूबा होना चाहिए, कोई चीज बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए, कोई उसका छोटा सा पार्ट है। अभी पूरा डूबा हुआ है, तो पूरा डूबा हुआ है, पानी का लेवल ऊपर जाएगा। मान लीजिए पानी का लेवल कहां चला गया, यहां चला गया, यानी ये V1 था, अब ये V2 हो गया पानी का लेवल। तो ये पानी का लेवल कितना ऊपर गया, ये जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऊपर गया पानी का लेवल, यही वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर है, वो स्टोन ही डाले ना। वॉल्यूम किसको कहते हैं, अगर हमसे कोई बोले कि व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का अगर डिफिनीशन कोई पूछे तो जो स्पेस किसी बॉडी के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है, ऑक्युपाइड बाय ए सबस्टेंस, जो जगह घेरा जाता है किसी सबस्टेंस, किसी पदार्थ के द्वारा जगह घेरा जाता है, उस जगह जितना घेरा जाता है उस जगह को हम लोग उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो अब इस स्टोन को आप यहां, इसका वॉल्यूम कुछ था भी, अब इसको ये जगह आप ये जो है मतलब इसको इसमें डाल दिया, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर जगह घेर लिया, तो ये पानी जो यहां पर था वो पानी हटेगा कि नहीं हटेगा, तो ये पानी चला गया यहां। तो वेरी सिंपल बात, आप सिंपली तरीका से निकाल सकते हैं। मान लीजिए V2 आ गया 50 मिलीलीटर, तो आप जो वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकालेंगे, वो सिंपली कर देंगे V2 माइनस V1, यही आ जाएगा, V बराबर V2 माइनस V1, यानी 50 माइनस 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, सॉरी 50 माइनस 40 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर। तो ये आ गया आपका इरेगुलर। वेरी सिंपल तरीके से शुरू में हमको लग रहा था कि इरेगुलर शेप के बॉडी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई ढेला है, कुछ है, जैसे कोई ईंट है, तो उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वेरी सिंपल, हम एक मेजरिंग सिलेंडर खाली हमको चाहिए जिसमें कि ये चीज इंडिकेट किया हुआ है कि कहां 10 ml है, कहां 20 ml है, कहां 30 ml है। ये चीज इंडिकेट जब किया हुआ रहेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब रही आते हैं नेक्स्ट, जो वॉल्यूम के बाद जो आता है, तो वॉल्यूम में रेगुलर शेप का बॉडी का वॉल्यूम हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है और उसका रेडियस हमको नहीं पता है और उसका रेडियस हमको निकालना है, तो हम उसका वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हैं। और जब वॉल्यूम पता होगा तो स्फीयर का, तो वॉल्यूम पता हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू आप लोग को पता होगा 3.14 होता है, अब 4/3 तो 4/3 यही है, तो ये आर क्यूब का वैल्यू निकलेगा ना, इधर क्यूब रूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर शेप के बॉडी का रेडियस, स्फीयर का रेडियस भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये मेजरिंग सिलेंडर है, हम इसमें स्फीयर डाल देते हैं, इसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है, तो हम इस तरह से रेगुलर शेप के बॉडी का, रेगुलर शेप के बॉडी का और पैरामीटर्स जैसे स्फीयर का रेडियस, ये सब निकाल सकते हैं, है ना। तो हम इस मेथड से रेगुलर का भी निकाल सकते हैं, इरेगुलर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला पे अगर हम जाएं तो सिर्फ रेगुलर का निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, रेगुलर। अब वॉल्यूम के बाद आता है नेक्स्ट पैरामीटर। अब बात आती है कि वॉल्यूम की बात आती है, बात इसके यूनिट का। अगर हम मेजर कर रहे होंगे तो वॉल्यूम का कुछ तो कुछ यूनिट होगा ना, जैसे मिलीलीटर यहां लिख रहे हैं, तो ये यूनिट है वॉल्यूम का। तो ये क्या कहते हैं, मिलीलीटर किसको कहते हैं, लीटर किसको कहते हैं। तो जैसे अगर कहीं भी आप किसी भी रेगुलर शेप बॉडी में जाइएगा, किसी भी फॉर्मूला में,
तो जैसे मान लीजिए वॉल्यूम बराबर हो गया LBH, ये हो गया क्यूबॉइड के लिए, या हो गया 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया स्फीयर के लिए, और ये पाई r²h ये हो गया सिलेंडर के लिए। तो जब आप इसका यूनिट देखिएगा, तो अगर इसका यूनिट देखना है, आपको वॉल्यूम का यूनिट लिखना है या आपको इसका डायमेंशन लिखना है। तो जब यूनिट लिखना है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई गुना मतलब लेंथ ही है ना सब। आप जब इसको आप चौड़ाई बोल रहे होते हैं, ब्रेथ बोल रहे होते हैं, इसको लेंथ बोल रहे, ब्रेथ हाइट बोल रहे होते हैं, तो ये जो हम फंडामेंटल एसआई यूनिट क्वांटिटी लिखे थे, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, मोल, ये आया था इतना फंडामेंटल क्वांटिटी। बाकी दो रेडियन प्लेन एंगल और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल, ये दो आया था अलग से। तो ये आखिर ये लेंथ है, तो ये लेंथ सारे लेंथ को ना रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को करेगा, चौड़ाई को करेगा, लंबाई को करेगा, ऊंचाई को करेगा, है ना, थिकनेस को करेगा, मोटाई को करेगा, सबको ये लेंथ रिप्रेजेंट करना। यानी इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ, यानी ईबी मीटर में, ईबी मीटर में, ईबी मीटर में, यानी तीनों मीटर में ही ना पाएगा, ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। यानी जब हम वॉल्यूम के ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर क्यूब होगा, और जब सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। एमकेएस यूनिट की बात करेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड, तब भी मीटर क्यूब ही होगा। और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, तो फुट का क्यूब होगा, फुट का होता है लेंथ का, है ना। लेकिन अब रही बात, तो हम एक बीच में लीटर भी पढ़ते हैं, तो लीटर किसको बोलते हैं। और डायमेंशन की बात आएगी तो लेंथ लेंथ लेंथ, यानी इसका डायमेंशन होगा L3। या तो सिर्फ हम L3 लिखें, या इसको ऐसे L3 लिखें, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L3। ये सब बातें आपको बताई गई हैं पहले के वीडियोस में, है ना, उसको आप देखेंगे बाद में फिर से जाके। जैसे यही लेंथ, मास, टाइम, ये डायमेंशन लिखा हुआ है, और इसी का यूनिट अगर लिखेंगे तो मीटर, इसका यूनिट लिखेंगे तो केजी, इसका टाइम का सेकेंड, स्मॉल एस लिखेंगे, है ना, केल्विन का के कैपिटल लिखेंगे, एम्पियर का ए कैपिटल लिखेंगे, इसको ए और आई भी लिखते हैं, है ना, लेकिन यूनिट में एम्पियर ही लिखेंगे, इसका भी कैंडेला ही लिखाएगा, इसका मोल ही लिखाएगा, और इसका नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, सिर्फ यूनिट होगा। तो जब हम बात किए तो इसका यूनिट देख रहे हैं, तो मीटर क्यों, सेंटीमीटर क्यों आया। तो एक बीच में लीटर क्या है, तो लीटर के बारे में हम लोग इतना पढ़े हैं अभी तक कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। उस मिलीलीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। यानी यहां पर 1 लीटर को 1000 लिखिएगा तो 10⁶ मिलीलीटर लिखिए, या 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब लिखिए। तब इस लीटर किसको आखिर कहा गया, ये देखना है हम लोग को। तो पहले तो बदलिए कि ये रिलेशन आया कैसे। तो 1 मीटर क्यूब बराबर आप क्या लिखना है, 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 0 2 4 2 6, यानी 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब को ही हम मिलीलीटर बोलते हैं। यानी आपसे कोई बोले कि मिलीलीटर किसको बोला जाता है, तो आप बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसको सीसी भी बोला जाता है। 10⁶ सीसी, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे भी लिखा रहेगा। तो यही समझना है आपको, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर, तीनों एक ही चीज लिखा हुआ। तब आते हैं बात लीटर किसको कहें। आवाज यहां कि जब हम 1 मीटर क्यूब को 10⁶ मिलीलीटर कह रहे हैं, 1 लीटर किसको कहेंगे, ये बात आई। आइए इसको हम ऐसे करते हैं,
कि 1000 मिलीलीटर बराबर हुआ ऐसे 10⁻6 मिलीलीटर बराबर हुआ 1 मीटर क्यूब। इतना हो गया। अब हमको लीटर चाहिए, तो 10⁻6 गुना मिलीलीटर। मिली को क्या बताए थे हमने? मिली किसको कहते हैं बताए थे, पढ़े थे ना? मिली, सेंटी, डेसी, है ना, डेका, हेक्टो, किलो। ये स्मॉल के था, ये स्मॉल एच था, है ना। डी पहले से इसलिए कैपिटल डी है। तो मिली का मतलब था 10⁻3, सेंटी का मतलब था 10⁻2, डेसी का मतलब था 10⁻1, डेका का मतलब था 10, हेक्टो का मतलब था 100, किलो का मतलब था 1000। जैसे आप ये मत समझिए कि किलोमीटर ही सिर्फ होता है, किलो यूनिट, किलो कहीं भी प्रीफिक्स है, ये सब चर्चा चल चुका है। कि जैसे अगर आपसे बोला जाए 1 किलो सेकेंड, मीन्स आपको समझना है कि 10⁻3 सेकेंड की बात हो रही है। पूछा बोला जाए 1 मिली सेकेंड, तो 10⁻³ सेकेंड की बात हो रही है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो आप देखिए यहां पर 10⁻6 मिली का मतलब 10⁻³ लीटर हो गया। अब देखिए यहां से क्या पड़ा बचा 10⁻3। आप देखिए तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर आ गया, यहां से रिलेशन। ये तो आ गया पहला चीज। अब दूसरा चीज, अब 1 लीटर जब यहां पर गुना 1 लीटर कर दीजिए, तो 1 लीटर बराबर 1 से तो किसी में गुना कर सकते हैं, यानी 10⁻³ मीटर क्यूब। अब देखिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻1 का क्यूब। अब इसको 10⁻1 मीटर का पूरे का क्यूब लिख सकते हैं। ये सब हम लोग पढ़े हैं कि ए पूरे पे बी पे पूरे पे पावर क्यू होता है, तो इसका मतलब एक क्यू, अब बी क्यू, ऐसा पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ 10⁻1 पे पावर 3 है, और 10 ऐसा लिख दीजिए इसको हम, ये तो बात लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो ये पूरे पे दोनों पे क्यू हो गया। अब देखो तो 10⁻1 को क्या कर रहे थे, डेसी कह रहे थे, यानी ये 1 डेसी, इसको लिख दीजिए डेसी मीटर का। यानी एक्चुअल में जो 1 लीटर हम लोग बोलते हैं, ये 1 डेसी मीटर क्यूब है। मतलब डेसी मीटर क्यूब कहने का मतलब 10⁻1 मीटर का क्यूब, यानी 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी 1/1000 मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में इधर से इधर जाएगा तो ये 1000 लीटर। तो ये चीज था। वॉल्यूम का यूनिट देखे, एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा इसको, है ना, कि मीटर क्यूब तो ठीक है, लेकिन हम लीटर किसको बोल रहे हैं, और सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर किसको बोल रहे हैं, ये एकदम आपको कंफर्म पता होना चाहिए, है ना। ये चीजें होती हैं क्या कि पुराने जमाने में, आज तो इतना कम्युनिकेशन फास्ट है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना घटता है तो वो दूसरे कोने में पहुंच जाता है, दुनिया के दूसरे कोने में। लेकिन पहले के जमाने में 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, यानी 17th 18th सेंचुरी में जब कोई भी चीज होता था तो एक साइंटिस्ट से दूसरे साइंटिस्ट में पहुंचने में 100 साल भी लग जाते थे। तो अब मान लो कहीं पे किसी चीज को मिलीलीटर बोला जा रहा है, कहीं पे किसी चीज को मीटर क्यूब बोला जा रहा है, बाद में पता चला कि दोनों एक ही। और जब तक दोनों कंबाइन, जब दोनों इंफॉर्मेशन आया तो दोनों को छोड़ दिया जाता है, तो उसको यूज किया जाता है दोनों को एक साथ। इसके बाद वॉल्यूम का यूनिट देखें हम लोग, ये वॉल्यूम का यूनिट क्या है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं एरिया। एरिया तो एरिया बात हम लोग करें तो वॉल्यूम तो कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर का होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों, मोटाई तीनों, जैसा स्क्वायर। लेकिन एरिया जो होता है वो किसी सरफेस का होता है, मतलब वो प्लानर सरफेस होता है, प्लेन होता है। तो एरिया की जब बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात शुरू होती है हम लोग का एरिया, जहां से पढ़ना शुरू करते हैं वो है रेक्टेंगल। यहां से हम लोग एरिया पढ़ना शुरू करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या पढ़े हैं, देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो रेक्टेंगल का एरिया पढ़े हैं लंबाई गुना चौड़ाई। और देखिए तो अगर इसी को आप क्यूबॉइड बनाइएगा
क्यूबॉइड इसी के जैसा होता है ना, उसका एक सरफेस रेक्टेंगल जैसा होता है। अगर इसी को क्यूबॉइड बनाइएगा तो देखिए, तो ये इसका लंबाई और चौड़ाई है, इसका ऊंचाई है, तो इसका वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसको देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर इसका एरिया लिखिएगा, एरिया इंटू हाइट। तो आप जो फॉर्मूला बताए थे वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट, उसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, है ना, बहुत करेंगे, इसलिए उसको ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू ही हाइट लिया जाता है ना। अब रेक्टेंगल का एरिया सबसे पहले पढ़े, उसके बाद इसी में एक स्क्वायर पढ़े। स्क्वायर पढ़े कि इसी में दोनों बराबर होता है साइड, दोनों साइड बराबर होता है, तो इसका एरिया पड़ेगा स्क्वायर। उसी तरह से अगर सर्कल पढ़े तो सर्कल में रेडियस है पाई आर स्क्वायर। फिर बात स्फीयर पे आती है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया पड़ा जाता है। स्फीयर के लिए सिर्फ एरिया सर्फ इस्तेमाल नहीं होता, क्यों, क्योंकि स्फीयर के सरफेस की एरिया, तो सरफेस का एरिया स्फीयर का हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद जब सिलेंडर की आप स्फीयर बात करते हैं, तो सिलेंडर में कर्व सरफेस भी होता है, होल सरफेस, मतलब सिलेंडर में क्या होता है, एक ही कर्व सरफेस होता है और दूसरा ये दोनों सर्कुलर सरफेस होता है। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस का एरिया आप लोग पढ़े होंगे 2 पाई आर एच। क्योंकि एरिया करना है, ये ऐसे इसका एक लाइन हुआ 2 पाई आर, सर्कल का लाइन होता है ना गुना हाइट, ये लाइन 2 पाई आर इंटू एच। तो ये दोनों सबको मिला के हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग कॉमन लेते हैं 2 पाई आर, तो एच प्लस आर आ जाता है, आर प्लस एच इसको हम बोलते हैं। इस तरह का सिलेंडर का होल सरफेस है। अगर सिर्फ सिलेंड्रिकल सरफेस पूछता है सिलेंडर में, तो ये वाला आंसर होता है सिलेंड्रिकल सरफेस। तो एरिया की जब हम बात करते हैं तो ये सब रेगुलर शेप का एरिया। और जब हम इसको बात करते हैं इसके यूनिट की, तो एरिया का ऐसा यूनिट जब हमको निकालना होगा, तो कहेंगे आप मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। देखिए सब मीटर में ना पाएगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों मीटर में ना पाएगा, यहां भी रेडियस क्या में ना पाएगा, मीटर में ना पाएगा। तो मीटर स्क्वायर यानी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट तो मीटर स्क्वायर हो गया। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एफपीएस तो फुट का स्क्वायर, और एमकेएस तो मीटर स्क्वायर। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, तो मीटर ही होता है। तो अब यहां बदलिएगा 1 मीटर स्क्वायर को, तो 1 मीटर को कितना सेंटीमीटर, तो हम क्या पढ़े थे, सेंटी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, इधर ही बदल लीजिए, छोड़िए इधर। तो 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। तो सेंटी का मतलब पढ़े थे 10 टू द पावर -2। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर कहने का मतलब दोनों पे है, इस सेंटीमीटर एक साथ है, तो सेंटी का मतलब पढ़े थे 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर, यानी 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 टू द पावर -4 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 टू द पावर -4 मीटर का स्क्वायर होगा। और उसी को अगर इधर, तो इसको इधर ले जाके लिखिए, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग बदलेंगे इसको, है ना, एरिया। अब इसी में कुछ स्पेशल यूनिट भी होता है, जैसे हेक्टेयर, एयर, ये सब स्पेशल यूनिट होता है ना, कि कुछ स्पेशल यूनिट भी आपको देखने को मिलेगा। क्या स्पेशल यूनिट, तो 1 एयर कहते हैं हम लोग 100 मीटर स्क्वायर। यानी कोई ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई, जो ऐसा कोई स्क्वायर है मान लो जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई भी 10 मीटर है, तो उसके एरिया को 1 एयर कहा जाता है, ARE। दिस इज द सिंबल। जैसे कैसे हम किलोमीटर बोलते हैं तो 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोलते हैं, 1 आवर बोलते हैं तो 60 मिनट्स को 1 आवर बोलते हैं, 3600 सेकंड को 1 आवर बोलते हैं, है ना। तो 100 मीटर स्क्वायर को 1 एयर बोलते हैं। अगर यहीं पर 1 हेक्टेयर बोलेंगे तो ये 10,000 मीटर स्क्वायर होगा। यानी ये जब 100 मीटर और ये भी जब 100 मीटर होगा, यानी 100 को हम क्या बोले थे, याद कीजिए, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। तो ये हेक्टो क्या था,
मिली 10 टू द पावर -3, सेंटी 10 टू द पावर -2, डेसी 10 टू द पावर -1, डेका 10 पावर 1, हेक्टो 10 टू द पावर 2 और किलो 10 टू द पावर 3। इसी को ना बोले थे। यानी ये भी कहेंगे 1 हेक्टोमीटर, ये भी कहेंगे 1 हेक्टोमीटर, तो इसका एरिया जो निकालेंगे 1 हेक्टोमीटर का स्क्वायर, यानी इसी को हम हेक्टेयर कहेंगे। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टोमीटर का स्क्वायर। हेक्टोमीटर मतलब 100 मीटर, तो 100 मीटर गुना 100 मीटर हो जाएगा 10,000 मीटर, है ना। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई कहते हैं 1 किलोमीटर का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे एरिया बोलते, ऐसे बोलते 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब है कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर, तो क्या है 10 टू द पावर 3 मीटर का होल स्क्वायर। 1 से तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर, यानी इसको कहेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से आपका एरिया का यूनिट होगा। और एरिया का मेजरमेंट जो होता है वो इरेगुलर शेप का एरिया का, रेगुलर शेप का तो एरिया का मेजरमेंट हो जाता है, मतलब जैसे ये बताए हम, लेकिन इरेगुलर शेप का जो एरिया का होता है उसका मेजरमेंट वो आप ग्राफ पेपर पर है, जैसे मान लीजिए ये इरेगुलर शेप है, ग्राफ पेपर पे इस शेप को बनाया जाता है। ऐसे ये ग्राफ पेपर है, और इसमें एस्टिमेट किया जाता है। ऐसे ग्राफ पेपर रहता है, तो इसमें बहुत सारा फुल स्क्वायर बन रहा है, तो फुल स्क्वायर है, जो आधा से ज्यादा लिया जाता है उसको फुल स्क्वायर मान लेते हैं, और जो आधा से छोटा रहता है उसको इग्नोर कर देते हैं। इस तरह से वो एरिया अप्रॉक्स में एकदम इक्वल ही निकल जाता है ना। तो इरेगुलर शेप का एरिया जो निकाला जाता है वो ग्राफ पेपर की मदद से निकाला जाता है। इसके बाद आते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। ये था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो हम लोग पढ़े थे वहां पे। लेंथ का एक का था एरिया, वॉल्यूम 2 चीज लेंथ से निकल के आता है। अब मास का मेजरमेंट कैसे होता है? तो मेजरमेंट ऑफ मास के लिए यूज होता है रॉड बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस। रॉड बैलेंस होता है कि ये तराजू जिसको कहते हैं आप, जो जनरली लोगों के पास होता है, जो सब्जी बेचने आते हैं उनके पास ऐसे एक तराजू होता है जिसमें ऐसे रॉड होता है, दोनों तरफ उसका मास लटका हुआ रहता है। तो उसमें जो तराजू होता है वो इसमें बीच में वो पकड़े रहते हैं, दोनों तरफ बराबर होता है। एक तरफ आप एक वेट रखते हैं 1 केजी का, और दूसरे तरफ 2 सामान देना रहता है वो रखते हैं प्रोडक्ट, और इस तरह से आप तौल के देते हैं कि 1 केजी दे रहे हैं कि 2 केजी दे रहे हैं। और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस होता है कि जिसमें इस तरह का एक स्प्रिंग होता है, और स्प्रिंग में एक इंडिकेटर लगा होता है, यहाँ पे जितना स्प्रिंग नीचे खिंचाता है 1 केजी 2 केजी का इंडिकेटर लगा हुआ है। लेकिन हम लोग जब पढ़े होंगे ऐसा, तो हम लोग को बहुत बार सुनने को मिला होता है कि रॉड बैलेंस मास मेजर करता है और स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करता है। तो पहले तो हमको यह देखना होगा कि ये मास और वेट है क्या। पहले तो हमको यही देखना होगा कि मास और वेट है क्या। तो मास और वेट क्या है, इसको थोड़ा समझना होगा। मास जो है वो हम लोग कहते हैं कि किसी भी अमाउंट ऑफ मैटर
actually present in a body. Amount of matter actually present in a body. और कोई भी बॉडी में जितना एक्चुअल मैटर सबस्टांस, एक्चुअल सबस्टांस का जो मात्रा है वही उस बॉडी का मास है, वही उस बॉडी का मास है। तो ये तो है एक डिफिनेशन, लेकिन आप भी थोड़ा सा अब आए हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बहुत सुनते होंगे आप E बराबर MC स्क्वायर, बहुत सुनते होंगे E बराबर MC स्क्वायर, बहुत सुने होंगे, है ना। एकदम लगता होगा क्या है, आइंस्टीन बहुत बढ़िया चीज दे दी है, E बराबर MC स्क्वायर। क्या है आपको पता चलता है? ये है कि अगर ये मास को पूरा का पूरा एनर्जी में बदल दिया जाए, मास को अगर पूरा का पूरा एनर्जी में बदल दिया जाए तो कितना एनर्जी बनेगा? वो इतना एनर्जी बनेगा। ये एनर्जी है, ये मास है, और ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। यानी 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम मास को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी। मास और टोटल एनर्जी होता है किसी बॉडी का, मास है। यहां इसमें और इसमें अंतर है, ये m0 है, ये m0, यहां पर आप इसको जीरो पढ़िए, m0c² या m0 पढ़ा जाता है। ऐसे जीरो यहां पर रहता है ना, तो इसको m0 पढ़ते हैं, नॉट। तो जीरो, m0 भी पढ़ सकते हैं। तो ये रेस्ट मास कहलाता है और वो मूविंग मास कहलाता है। कोई भी बॉडी, आप सोचिएगा इस बात को नहीं, बस खाली जान लीजिए अभी कि कोई भी मास जो मूविंग मास होता है वो बड़ा होता है रेस्ट मास से। कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा होता है उसका मास बढ़ते जाता है। लेकिन ये सब लो वेलोसिटी के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हाई वेलोसिटी के बोल रहे हैं। मतलब कि जब लाइट के स्पीड के कंपैरेबल कोई बॉडी चलता है, मतलब कि उसका स्पीड लाइट के स्पीड का आधा हो, लाइट का स्पीड का 3/2 हो, लाइट का स्पीड का 3/2 तो पॉसिबल नहीं है, 2/3 हो, मतलब सबसे मैक्सिमम स्पीड यही हो सकता है। इसके से ज्यादा स्पीड अभी तक पॉसिबल नहीं है ना। मतलब वो सबसे माना गया कि सबसे लिमिटेड स्पीड है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी चीज का स्पीड। तो ये जो है टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, और ये है रेस्ट मास एनर्जी। यानी कोई बॉडी रेस्ट में और डायरेक्ट उसको एनर्जी में बदल दीजिए। आई कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करने में उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। हम लोग ये सब पढ़ेंगे आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, ध्यान से पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी भी एडेड है और उसका रेस्ट मास एनर्जी भी है, दोनों मिला के बना टोटल एनर्जी। तो हम कहते हैं कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ, मास इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी या मैटर, ऑफ ए पार्टिकल, कुछ भी लिखे यहां पे। टोटल एनर्जी का मेजरमेंट है मास, यानी कितना एनर्जी उसमें है, उस टोटल एनर्जी का मेजरमेंट है मास। इन सब बातों से तो मास को अब बात आई, मास हम समझे कि अमाउंट ऑफ मैटर एक्चुअली प्रेजेंट इन ए बॉडी, मास इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। तो अब आता है मास हो गया। जैसे किसी भी बॉडी को हम खरीदते हैं 1 kg 2 kg ये सब मास है। तब आता है वेट क्या है, वेट क्या है? तो वेट मास नहीं है, वेट फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स। कैसा फोर्स है? हम लोग गलती से बोल देते हैं कि उसका वेट इतना है, लेकिन वेट नहीं, मास हम लोग बोलते हैं। जहां भी केजी बोल रहे हैं वो मास बोल रहे हैं। अब भले बोल रहे हैं कि द वेट ऑफ ए बॉडी इज 5 kg, तो मतलब वो एक्चुअल में मास बोल रहे हैं, वेट नहीं बोल रहे हैं। वेट बोलेंगे तो न्यूटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन।
वेट। तो ये है द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी। किसी भी बॉडी को जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, उसको हम लोग वेट बोलते हैं, भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार। और वो मास क्या था? इसको क्या बोलते थे? द्रव्यमान। तो जो उसमें द्रव्य है, उसमें जो मास है, मैटर है, पदार्थ है, उसका अमाउंट क्या है? वो मास है। लेकिन वेट जो है द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी, यानी किसी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको वेट बोलते हैं। कितना फोर्स? अब ये वेट हम सिर्फ अर्थ के लिए बोल रहे हैं। ये सन के लिए बोला जाता है, दूसरे स्टार के लिए भी बोला जा सकता है, मार्स के लिए भी बोला जा सकता है, जुपिटर के लिए भी बोला जा सकता है, मून के लिए भी बोल सकते हैं। आपका इतना यहां जो वेट होगा 50 न्यूटन 60 न्यूटन, तो मून पे वेट होगा 10 न्यूटन। वहां आपका यहां से 6 गुना कम जाएगा वेट, क्योंकि वहां ये फोर्स 6 गुना कम जाता है, उसका मास कम है ना मून का। तो वही चीज है कि ये अलग अलग हुआ, वेट अलग अलग हुआ, लेकिन मास कहीं नहीं बदलेगा। मास सब जगह एक ही होगा, सारे प्लैनेट्स का। आपका मास यहां 10 केजी है, तो आप स्टार पर भी चल जाइए तो मास 10 केजी ही रहेगा, वेट बदल जाएगा। तो द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी, और वो फोर्स, व्हाट इज द फोर्स? वो फोर्स होता कितना है? यानी व्हाट इज द वेट? ये फोर्स होता कितना है? ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ का रेडियस है, यहां कोई बॉडी आप रखे हैं, ये m मास का बॉडी है, तो ये फोर्स होता है, ये जो अट्रैक्ट करता है अर्थ, इस फोर्स को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। और उस ग्रेविटी फोर्स का वैल्यू होता है, उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है? G m m बटा r स्क्वायर। ये सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, ऑन सरफेस पर, ऊपर की बात नहीं कर रहे। ऊपर में और ये दूरी बढ़ेगा तो यार की जगह डिस्टेंस आएगा, मतलब वो डिस्टेंस आएगा जहां बॉडी होगा। तो जी क्या है? सबसे पहला सवाल, अब ये फार्मूला लिखे, तो ये फार्मूला है क्या? तो जी की बात करेंगे तो जी है ये कांस्टेंट है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इस सारे बॉडी पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब जगह इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, और इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी को रखिएगा तो आर स्क्वायर ऊपर ले जाइएगा, एम नीचे ले जाइएगा। प्रीवियस सेक्शन आप दिखेगा, वहां पर हम इसका यूनिट एंड डायमेंशन निकाले हैं, है ना। तो ये इसका वैल्यू होता है। ये एम क्या है, आर क्या है? तो एम अर्थ का मास है, आर इसका रेडियस है, एम अर्थ का मास है, और एम क्या है? तो बॉडी का मास है। और इस क्वांटिटी का वैल्यू फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जी का कांस्टेंट वैल्यू है, अर्थ मास ऑफ अर्थ बदल रहा है, मास ऑफ अर्थ सेम है, रेडियस ऑफ अर्थ सेम है, तो ये वैल्यू तो बदल नहीं रहा है ना, तो इसका वैल्यू फिक्स होता है। और इसका वैल्यू r बराबर 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलिएगा तो 6400 × 1000 कीजिएगा, इतना मीटर है, यानी इसको आप बदल के 6.4 × 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। इसको रखिए, इसका मास भी अर्थ का लगभग 2 × 10⁻18 कुछ है कि मास ऑफ अर्थ 30 केजी के आसपास है शायद, है ना, 10⁻30 केजी नहीं, 10⁻30। तो वो अभी ध्यान नहीं है हमको, है ना। आप देख सकते हैं, आप अपने बुक में निकाल कर देख सकते हैं कि अर्थ का मास, या गूगल कर लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा, है ना। तो F बराबर G m बटा r स्क्वायर। इसका वैल्यू हमको याद है कि इसका वैल्यू 9.8 आता है, और इसको सिंबल भी हम इस्तेमाल करते हैं, G m बटा r स्क्वायर को G से लिखते हैं, और इसका नाम भी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मोशन शुरू हुआ था शायद, तो एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा होगी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। अभी यहीं पर रुकेंगे हम लोग। आप बस जानिए कि Gm बटा r स्क्वायर को G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। तो इसको रखिए G और इसको रखिए M, यानी mg। ये mg को ही हम वेट कहते हैं।
और इसका भी यूनिट होगा, ये फोर्स ना हो गया पूरा, फोर्स ना है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा, इसका यूनिट न्यूटन होगा। और जैसे कि अगर कोई बॉडी का मास 20 केजी है तो उसका जो वेट होगा 20 जी न्यूटन होगा, और 20 इंटू 9.8 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 196 न्यूटन हो जाएगा। और इसका अप्रॉक्स वैल्यू 9.8, जी का जो वैल्यू होता है 9.8 ना, इसको अप्रॉक्स हम 10 भी ले लेते हैं, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको जब बदल देखिएगा आप काट कूट के तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको जब काट के देखिएगा ना, इसका वैल्यू रख दीजिए, जी का यूनिट यहां से रख दीजिए, एम का केजी रख दीजिए, आर स्क्वायर का रख दीजिए, तो देखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा, है ना। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, यानी मास इतना होगा। और अब यही जी का वैल्यू सब जगह अलग अलग होता है। एक एग्जांपल के लिए हम आपको बताएं कि जो मून पे जी का वैल्यू होता है वो अर्थ पे जी का वैल्यू का 6th पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि मून का मास बहुत छोटा है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है, इसलिए। तो ये बेट जब आप यहाँ जी का वैल्यू रखे, जी वहां जी बाई 6 रखेगा तो उससे 6 गुना कमेगा कि नहीं, यानी बेट सब जगह अलग अलग होगा, मास सब जगह सेम होगा। तो आज इतना ही। अभी हम लोग 4-5 दिन आपका क्लियर करेंगे जो जिनको अभी तक नहीं बताया गया था, जिनका किताब अभी तक फॉलो नहीं हुआ था, है ना। तो आज उन लोगों के लिए है अभी 3-4 दिन। ठीक, आज के लिए इतना ही।